बेटी ना हो तो ये संसार बन जाए भूतों का डेरा, कि बेटी ना हो तो ये संसार बन जाए भूतों का डेरा, पर किसी के समझ ना आए कैसा है ये मन का फेरा। बेटी ना हो तो ये संसार बन जाए भूतों का डेरा, पर किसी के समझ ना आए कैसा है ये मन का फेरा। बेटी नहीं है बेटों से कम, दोनों होती एक संतान, कि बेटी नहीं है बेटों से कम, दोनों होती एक संतान। मारो ना फेंको ना उनको, उनको दो एक जीवन दान। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी बेटियां काफ़ी पसंद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप सबका। आप लोगों ने मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार दिया और आप लोगों के इस प्यार से पता चला कि आप लोग बेटियों को काफ़ी इज्जत देते हैं, बेटियों को काफ़ी, बेटियों के लिए आप लोगों के मन में काफ़ी सहानुभूति है, उसके लिए थैंक्स। और आप लोगों के इस प्यार से मुझे पता चला कि आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि बेटियां हमारे आगे की पीढ़ी के लिए कितनी ज़रूरी हैं। अगर हमारी बेटियों की मृत्यु दर ऐसे ही बढ़ती रही तो आगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कहानी बेटियां भाग 2 लेकर और अंतिम भाग लेकर आपके अपने चैनल दिव्यांगम पर हाजिर हूँ। आप लोगों ने सुना कि किस तरह रवि को एक लड़की मिलती है जिसका वो पालन पोषण करता है, जिसकी वजह से उसके घर में काफ़ी बहस, काफ़ी तकरार होती है और उसकी वजह से वो उस घर को छोड़कर वापस आकर शहर में बस जाता है। और शहर में रहकर वो अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई अपनी बेटियों का कराता है और जहाँ पर उसकी एक बेटी की शादी हो जाती है और दूसरी बेटी टीचर होती है और तीसरी बेटी रूपा डॉक्टर बनती है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही होती है और वहाँ पर उसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और तभी उसी टाइम पे उसके पापा के गांव के एक काका जी आकर भर्ती होते हैं। जब रूपा को पता चलता है कि ये उसके पापा के गांव के हैं तब उनका वो काफ़ी ख्याल रखती है और वो काफ़ी उनका ख्याल रखती है, उनसे बातें करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उसके पापा के गांव के होते हैं। वो शाम को हॉस्पिटल से जब घर आती है तो अपने पापा से पूछती है, पापा आप गांव क्यों नहीं चलते हैं? मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब अपने गांव जाते हैं, अपने बाबा दादी से मिलते हैं और अपने बाबा दादी की बातें करते हैं। मेरे बाबा दादी तो दूर हैं, मैं उनसे नहीं मिल सकती, लेकिन मेरा गांव जाने का बहुत मन होता है। उसके पापा कहते, बेटा गांव जाकर क्या करोगी, वहाँ पर ना सुख सुविधा है, ना कोई बिजली पानी है, तुम लोग इतने अच्छे से यहाँ पर रहते हो, इतने अच्छी सुविधा में रहते हो, वहाँ पर तुम्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी और गांव में क्या जाकर करोगे, वहाँ पर बहुत सारी परेशानी होती है। तो इस पर रूपा कहती है कि पापा जैसे सब लोग अपने गांव जाते हैं, मेरे जितने दोस्त हैं सब अपने गांव जाते हैं और सब अपने गांव की सारी बातें करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी गाँव जाना चाहती हूँ, मैं गाँव देखना चाहती हूँ। तो उसके पापा इस पर उससे झुझला जाते हैं कि तुम क्या गांव लगाई हो और तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उनकी बच्ची गांव गई तो वहाँ पर उसकी ये बातें सारी पता चल जाएंगी और उसे जब ये बात पता चलेगी कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है तो उसके मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि वो कभी गाँव जाएँ। रूपा समझ जाती है कि उसके पापा नहीं चाहते हैं कि वो गांव जाए, तो इस वजह से वो बात वहीं पर काट देती है कि ठीक है पापा, आप गुस्सा मत होइए। तो उसकी बड़ी बहन सौम्या कहती है, तू पागल है, तू जानती है पापा गांव की वजह से कितना डिस्टर्ब रहते हैं और जब हमारे दादा दादी हम लोगों को नहीं मानते, नहीं प्यार करते हैं तो क्यों गांव जाने की जिद करती है? और गांव में क्या रखा है, हमारे मम्मी पापा तो यहीं रहते हैं और जो हमारे सब कुछ हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं, तो क्यों तू जिद करती है? तुझे पता है पापा गांव के नाम से गुस्सा होते हैं। वो कहती, दीदी मेरा मन होता है, मेरा दिल करता है कि मैं गांव जाऊं, मैं भी बाबा दादी का प्यार पाऊं, चाचा चाची से मिलूं, मेरी भी इतनी बड़ी फैमिली है, मैं भी चाहती हूं मैं सबसे मिलूं
और मैं तो कभी नहीं गई। आप तो गांव में कुछ साल रही हो, लेकिन मैं तो कभी नहीं गई। तो इस पर वो कहती है कि तू जानती है कि पापा नहीं पसंद करते गांव जाना, तो तू जिद मत किया कर, पापा को दुख होता है। दोनों बहनें आपस में बात करती हैं। तो कहती दीदी आपको एक बात बताऊं, पापा के ही गांव के एक काका जी आए हैं, मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं उनसे रोज़ मिलती हूं, पर मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं किसकी बेटी हूं, और न मैंने पापा को बताया कि उनके गाँव का कोई है। तो इस पर सौम्या कहती तू बात भी मत करना, नहीं तो फिर पापा नाराज़ हो जाएंगे, और छोड़ ये सब बातें, तू चल सो जा, कल सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। दोनों बहनें आपस में बात करती हैं और सोने के लिए सो जाती हैं। दूसरे दिन रूपा जल्दी जल्दी में उठती है, नाश्ता करती है, और जल्दी जल्दी में वो अपना टिफ़िन ले जाना भूल जाती है। उसकी मम्मी जब डाइनिंग पर टिफ़िन देखती हैं तो गुस्सा करती हैं, कहती हैं ये लड़की ना खाने का ध्यान रखती है, ना पीने का ध्यान रखती है, बस ये हॉस्पिटल इसको जाना होता है तो ये सब कुछ भूल जाती है, और ये इसकी आदत कभी नहीं सुधरेगी। तो इस पर उसके पापा मुस्कुराने लगते, कहते हैं आदत तो तुम्हें ने डाली, ज़्यादा लाड प्यार दिया है। और तो इस पर उसकी मम्मी कहती हैं कि हाँ छोटी है तो लाड प्यार तो पाएगी ही, और मैंने क्या बिगाड़ा है, आपने भी तो इसे सर पे चढ़ा के रखा है। अब ये कम से कम कोई काम ना करे तो कम से कम अपना टिफ़िन तो ठीक से रखे, अपना खाना तो ठीक से ले जाए। तो इस पर उसके पापा कहते हैं कि अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अभी ऑफिस जाऊंगा और मैं साथ में टिफ़िन ले जाऊंगा, और साथ में ले जाकर उसे टिफ़िन भी दे दूंगा, और तुम परेशान मत हो। तो इस पर उसकी मम्मी थोड़ा सा भनभनाती हैं कि हाँ आपने तो सर पे चढ़ा के रखा है, एक दिन खाना नहीं खाएगी, भूखी रहेगी तो समझ में आ जाएगा। उसके पापा मुस्कुराने लगते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी बीवी ऊपर के मन से कह रही हैं कि खाना नहीं खाएगी, अगर वो खाना नहीं खाएगी तो यहाँ पर ये खाना नहीं खाएंगे। तो वो टिफ़िन लेते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल आते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो जब टिफ़िन देकर रूपा को वापस आ रहे होते हैं, तभी उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, रवि। वो पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके गांव के एक वही काका होते हैं जो उस टाइम पे मिले होते हैं जब रूपा उन्हें मिली होती है। वो कहते काका आप यहाँ, क्या हुआ है? तो वो कहते हैं बेटा तुम यहाँ, तुम कोई बीमार है क्या? और तुम तो जब से गांव से चले आए बस गांव में कभी कभार जाते हो, हम लोगों से मिलते भी नहीं हो, और घर जाकर तुम वापस चले आते हो, कभी गांव के लोगों का हाल खबर भी नहीं लिया। इतनी नाराज़गी क्या है गांव वालों से जो तुम कभी मिलने भी नहीं आए? ऐसा रवि कहता है काका मैं क्या आऊँ मिलने, मुझे जब कोई दिक्कत किसी को होती है तब मैं आ जाता हूँ, और मेरा दिल नहीं करता है अब गाँव आने का, थोड़ा डर भी लगता है। तो इस पर को काका कहते हैं बेटा तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तो रवि कहता है कि काका मेरी एक बेटी की शादी मैंने कर दी है, दूसरी बेटी हमारी टीचर है, उसके लिए मैं एक सुयोग्य वर ढूंढ रहा हूँ, और तीसरी बच्ची हमारी डॉक्टर है। तो इस पर काका कहते तुम्हारी तो 2 बेटियाँ थी, एक बेटी को तो तुमने पालन पोषण किया था, तुमने जो मिली हुई थी उसको पाला था, वो कैसी है? तो इस पर वो रवि कहता है काका वही तो डॉक्टर है और इसी हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस कर रही है। काका बहुत खुश होते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी मेहनत रंग लाई है और उस बच्ची की किस्मत बदल गई है। दोनों लोग बात करते करते वो गांव के जो एडमिट होते हैं काका, गांव के मुखिया होते हैं, उनके रूम में आते हैं। बात करते करते दोनों लोग गांव की क्या बातें, वो काका से मिलता है, मुखिया से मिलता है आके, और मुखिया जी से हाल चाल लेता है कि कैसे क्या हुआ। तो वो बताते हैं बेटा थोड़ा आँख का प्रॉब्लम था और अभी ऑपरेशन हो गया है, अब तो सही है। तो इस पर रवि बहुत सारी बातें करते हैं, फिर हॉस्पिटल से निकल जाता है, कहता है मुझे काका देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी जाना है, और वो यूँ कह के वो ऑफिस वहाँ से निकल जाता है। तो उनकी बेटी जो उनकी केयर टेकर बन के आई, उनकी सेवा करने के लिए आई होती है, तो वो पूछती है काका ये रामधन का बेटा है ना अपने गांव के? तो इस पर वो काका कहते हैं कि हाँ बिटिया ये उन्हीं का बेटा है। तुम्हें याद है जब तुम्हारा मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था, तब मैं तुम्हारे यहाँ जब आ रहा था उसी टाइम इसको एक लड़की मिली हुई थी, और इसने उस लड़की को अपना लिया था, जिसकी वजह से इसके घर वालों ने इसे निकाल दिया।
इस बेचारे ने बहुत मेहनत उस बच्ची के लिए की और आज देखो उस बच्ची की किस्मत रंग ले आई और इसकी मेहनत रंग ले आई, वो बच्ची डॉक्टर है। ये सुनकर रूपा एकदम अचंभित हो जाती है। कहती कहाँ पे है डॉक्टर, जो है इसकी कौन सी बेटी का मतलब कहाँ मिली हुई थी। तो काका पूरी कहानी बताते हैं। इस पर रूपा की आंखें भर आती हैं और वो कहते हैं कि देखो इसकी परवरिश ने और इसकी अच्छाई ने आज इसकी बेटी को डॉक्टर बना दिया। काश हर माँ बाप का दिल ऐसा होता। पता नहीं कौन सी वो औरत थी जिसने अपनी बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया था। उसकी ममता पता नहीं कहाँ मरी हुई थी। और एक ये माँ बाप थे कि देखो इन्होंने पाला पोसा और आज वही बच्ची डॉक्टर बन के सबका इलाज कर रही हैं। इस पर वो सुशीला थोड़ा सा दुखी हो जाती है। इस पर वो कहती हैं कि वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमको क्या हुआ। अरे ये उसी टाइम की बात है जब तुम्हारा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। मैं तुम्हें देखने के लिए आ रहा था, तभी इसको ये बेटी मिली हुई थी। मैं उसका गवाह हूँ। तो ये सारी बातें होती हैं। दूसरे दिन रूपा जब वार्ड में आती है तो मुखिया जी को चेक करती है। कहती है कि आंटी अब काका एकदम बिल्कुल सही हैं, आप इन्हें परसों डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप इन्हें घर ले जाइए, इनकी सेवा खूब कीजिए और ये अब एकदम बिल्कुल सही हैं। तो इस पर सुशीला कहती हैं कि बेटा कल हम लोग घर जाएंगे, तुम्हारे पापा मेरे ही गांव से हैं, क्या तुम अपने पापा को कल भेज दोगी मिलने के लिए। तो रूपा कहती है हाँ कि आंटी क्यों नहीं भेज देंगे। तो इस पर वो जाती है घर और कहती है पापा कोई आपके गांव से आए हैं, आप शायद उनसे मिलके भी कल आए हो, तो वो आंटी आपको मिलने के लिए बुला रही थी, परसों वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। रवि कहता ठीक है मैं चला जाऊंगा मिलने। दूसरे दिन रवि आता है मिलने तो सुशीला उससे मिलती है और वो उसके पैर पकड़ के रोने लगती है। सर रवि कहता है क्या हुआ, तुम सुशीला क्यों रो रही हो, तुम्हारे गांव की बेटी हो तुम और लड़कियां पैर नहीं पकड़ती, तुम मेरा पैर क्यों पकड़ी हो, मेरा पैर छोड़ो और तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तो सुशीला कहती है भैया मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। इस पर रवि हक्का बक्का हो जाता है, कहता मैं आपकी बेटी कहाँ से वापस दूँ, मैं नहीं जानता आपकी बेटी को। तो सुशीला कहती है भैया आप ही जानते हो, आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हो और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की मुझे सज़ा मत दो, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। तो रवि नहीं समझ पाता, कहता है कि तुम बताओगी और इस तरह मेरे पैर तुम क्यों पकड़ी हो और मैं तुम्हारी बेटी को कहाँ से वापस ले जाऊँ, मैं इससे जो कुछ हो सकेगा मैं सब कुछ करूँगी। तो इस पर वो सुशीला पूरी बात बताती है कि किस तरह उसके घर में उसके पति द्वारा उसके सास द्वारा ये बातें हो रही थी कि अगर लड़की हुई तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। हमारे घर की परंपरा रही कि हमारे घर में सिर्फ बेटे होते हैं और इस डर से उसने एक अपनी बेटी को ले जाकर कहीं डाल दिया था और एक ये बातें फैला दी थी कि उसे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, वो भी लड़का। रवि की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहता है कि तुम माँ थी, कैसी माँ थी, तुमने अपनी बच्ची को ले जाकर फेंक दिया और तुम ऐसी कैसी माँ थी और मैं कैसे ये बोलूँ या अपनी बेटी से कैसे कहूँ कि हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। सुशीला रोने लगती है उसका हाथ पकड़ के और उसके काका उसे देखकर एकदम परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तू मेरी बेटी नहीं है। अगर आज हमने भी यही सोचा होता कि तू लड़की है इस वजह से हम तेरा पालन पोषण करें कि तुझे फेंक दें तो आज तू ना होती। सुशीला कहती है कि भैया मेरे 2 लड़के हैं जिन्होंने बिल्कुल हम लोगों को पराया कर दिया है, मेरे लड़कों ने हम लोगों को छोड़ दिया है, मेरे पति की पेंशन आती है उसी से हम लोगों का गुजारा चलता है। आज उन लड़कों ने हम लोगों को धिक्कार दिया है। अब मैं जानती हूँ ये मुझे उसी चीज़ की सज़ा मिली हुई है जो मैंने गलती की है। तभी से पीछे से वो गांव वाले जो काका होते हैं जो रवि को मिले रहते हैं वो पीछे से आते हैं। वो कहते हैं अरे बिटिया तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है, चल अंदर।
रवि पीछे मुड़ के देखता है, पीछे उसकी बेटी रूपा खड़ी होती है जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से डबडबा रहता, भरा रहता है। और सुशीला मुड़ के देखती है, उसे गले लगा लेती है। वो कहती है तुम हमारी बच्ची है। तो इस पर रूपा उसे बहुत झटके से झिटकती है, कहती है बच्ची हूँ मैं आपकी, आप मेरी माँ हो। ये कैसी गलतफहमी आपने पाल के रखी है, ऐसी होती है माँ? किसने कहा कि मैं आपकी बच्ची हूँ और किसने कहा कि आप मेरी माँ हैं? अगर माँ ऐसी होती हैं तो किसी भी लड़की को जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है। आपको माँ देखना है, माँ कैसी होती हैं? आप चलिए मेरे घर, मेरे मम्मी पापा से मिलिए। मेरे पापा से तो आप मिल ही चुकी हैं, आप मेरी मम्मी से मिलिए, जिन्होंने आज तक मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी अपनी सगी बच्ची नहीं हूँ। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से ज़्यादा मुझे प्यार दिया है। मैं तो आज तक इस भ्रम में थी कि मैं इस घर की छोटी बेटी हूँ, इस वजह से सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर मेरे मम्मी पापा मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो माँ होती है, आप जैसी माँ नहीं होती है जो बेटियों के जन्म लेते ही ले जाकर किसी कूड़े में या किसी रास्ते पर फेंक देती है। आप माँ नहीं हैं और आप कभी मुझे अपनी बेटी कहने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। मैं आपकी बेटी हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपकी बेटी होती तो शायद आज मेरी किस्मत में सिर्फ घर का चूल्हा चौका लिखा होता। और जहाँ पर आपके अंदर इतनी नफरत थी कि आपने मुझे पैदा होते ही फेंक दिया, अगर आप मुझे पालती पोसती भी तो एक बेटी होने का ताना मुझे पूरी जिंदगी सुनना पड़ता। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मुझे कभी अपनी बेटी कहने का गुनाह भी मत कीजिएगा। ये कहकर वो सुशीला को तेज से धक्का मारती है और वापस अपने हॉस्पिटल में चली जाती है। रवि एकदम बहुत चक्का हो जाता है कि अब क्या होगा, और उसकी बच्ची जिससे उन्होंने इतने दिनों तक राज छुपाया था, उस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी जब उसे पता चले। अब उसे पता चल चुका है कि ये उसके माँ बाप नहीं। वो अंदर से काफ़ी सहमा रहता है और वो इसी से मतलब अपने घर में आता है और जो बातें वो अपनी वाइफ से बताता है। शाम में सीमा आती है और चुपचाप बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर सुशीला के पापा कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, उसके पिताजी कहते हैं कि वाह बेटी, तुमने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी ऐसी बच्ची है जिसने लड़की होने की इतनी बड़ी सजा अपनी बच्ची को दी। तू भी हमारी बेटी थी, हमने तुम्हारी परवरिश में कहाँ कसर छोड़ दी। आज तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। सुशीला भरी हुई आंखों से भरी अपने पापा से सॉरी बोलती, बाबा से, और कहती है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मुझे इस गुनाह की सज़ा तो मिलनी ही थी। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे 2 बेटों के रूप में मुझे ये गुनाह दिया कि दोनों बच्चे भी मुझे छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पर रूपा जब घर आती है तो वो जाकर अपने रूम में बंद हो जाती है और वो रोती रहती है। उसकी मम्मी बहुत उसे बुलाती हैं, बेटा वो चाहती हैं कि उससे बात करे, अपने मन की शेयर करे। तो इस पर वो रूपा किसी से बात नहीं करती। वो कहती है मुझे सिर्फ अकेला रहना है, आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़, मुझसे बात मत कीजिए। उसकी बहन सौम्या भी काफ़ी उससे कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो और हम ही लोग तुम्हारे परिवार हैं, तुम्हारी फैमिली हैं। वो किसी की बात नहीं सुनती, पूरी रात रोती रहती है। शाम को जब रवि आता है तो वो पूछता है सीमा से, तो सीमा भी बहुत परेशान रहती है, रोती रहती है। उनके घर में शाम को खाना नहीं बनता कि उनकी बच्ची आज इतनी दुखी है। सब लोगों बहुत परेशान रहते हैं। रवि की पूरी रात नींद नहीं आती है। दोनों पति पत्नी पूरी रात करवट बदलते हुए सोते हैं। सौम्या काफ़ी देर उसे मनाने की कोशिश करती रूपा को, पर रूपा किसी की बात नहीं सुनती। सुबह सबकी आंखें हल्की सी लगी हुई थी कि घर में मंदिर में घंटियों की आवाज़ सुनाई दी।
रवि और सीमा उठकर, उन्हें लगा कि उनकी बड़ी बेटी सौम्या पूजा कर रही है, सुबह हो गई है, तो वो लोग उठकर सुबह बाहर निकलते हैं रूम से, तो देखते हैं सौम्या अपने रूम में सो रही है। और तो वो सोचते हैं कि फिर घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही, क्योंकि रूपा तो कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। वो कहती थी कि सब कुछ साइंस होता है, भगवान जो है होते ज़रूर हैं लेकिन साइंस पर सब कुछ आधारित होता है। मम्मी पापा आप लोग जो है ऐसे ही पूजा करते रहते, तो उनको उसका थोड़ा सा विश्वास भगवान में कम था। वो तो इस पर वो सोचते हैं कि रूपा तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो कभी पूजा पाठ नहीं करती है, सौम्या भी नहीं, तो मंदिर में कौन पूजा कर रहा, वो आकर देखते हैं तो वहाँ पर रूपा बैठी पूजा कर रही होती है। वो घंटी बजाती है और पूजा करके वो आरती करती है। रूपा भी सौम्या भी जब घंटी की आवाज़ सुनती है तो उठकर बाहर आती है और देखती है कि हाँ उसकी बहन पूजा कर रही, वो भी बहुत अचंभित होती है। तो इस पर वो जब आरती लेकर आती है तो रवि कहता है, सॉरी बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन हम लोग इतना डर रहे थे कि अगर तुमको पता चल जाएगा और हम लोगों ने कोई भी बात कुछ ऐसे की तो तुम लोग यही कहो, तुम यही सोचोगे कि हमारे सगे माँ बाप नहीं है, इस वजह से मुझे डांट रहे हैं या मुझे कुछ कह रहे हैं। इस वजह से मैंने कभी तुम्हें बताने की कोशिश नहीं की और हमने सीमा को भी मना किया था कि वो कभी तुम्हें ना बताए। वो कहती पापा आरती लीजिए, तो वो आरती लेता है। वो बहुत अंदर से डरा रहता है रवि, सीमा भी डरी रहती हैं। तो वो कहती है कि बेटा हमें माफ़ कर दो और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे मन को कभी ठेस पहुँचे। वो कहती है पापा मैं पूरी रात से भूखी थी और ना आप लोगों ने मुझे खाना दिया, ना दीदी ने मुझे खाना दिया, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, मेरे पेट में चूहे घूम रहे हैं और आप लोगों ने एक बार भी मुझे खाना नहीं दिया। मैं कितनी भूखी हूँ। तो दीदी को तो मेरी परवाह ही नहीं है और मैं उनकी बहन नहीं हूँ, शायद इसीलिए परवाह नहीं है मेरी, और खुद खाना खा के सो गई थी और मेरे लिए कुछ भी नहीं, वो मुझे एक बार खाने के लिए भी नहीं बुलाई। तो इस पर सौम्या कहती है, देखिए ना पापा, मैं पूरी रात इसके लिए खाने की थाली लेकर बैठी रही और इसने खाना नहीं खाया तो मैंने भी खाना नहीं खाया। आज मेरे पेट में बहुत भूख लगी है मुझे, पर इसे तो कभी समझ में नहीं आता कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। रवि कहता है, बेटा अगर कोई दर्द है, कोई बात है तो बताओ ना, और जो है इस तरह अपने आप को अकेले अकेले मत सजा दो। तो वो कहती, पापा फिर वही बात, फिर आप रोने गाने वाली बात करते हो, क्या बताऊं मैं आपको। आज मैं मंदिर में खड़ी हूँ ना, मैं कभी मंदिर नहीं आती। तो रवि ने कहा, हाँ तो आप सोच सकते हैं मैं क्यों मंदिर में खड़ी हूँ। मैं मंदिर में इसलिए खड़ी हूँ कि मैं भगवान को नहीं मानती थी। आप मुझे कितना कहते थे कि बेटा पूजा पाठ कर लो, भगवान बहुत सहारा होते हैं, वो जो कुछ भी किस्मत में लिखते हैं सब कुछ देते हैं, और मैं कभी नहीं आपकी बात मानती थी। आज मैं मंदिर में हूँ तो इसका कोई ना कोई तो राज है। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो। तो कहती, नहीं पापा मैं दुखी नहीं हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भगवान का धन्यवाद कर रही हूँ कि मुझे आप जैसे मम्मी पापा मिले। बहुत अच्छा था कि मैं उस घर की बेटी कभी नहीं बनी जिस माँ ने मुझे फेंक दिया था। अगर वो मुझे ना फेंकती तो आज मेरी ज़िंदगी एक लड़की होने की वजह से बद से बदतर होती। मैं ना कभी पढ़ पाती ना कभी आगे बढ़ पाती। मैं एक लड़की होने की सज़ा ज़िंदगी भर काटती। मैं आज इस भगवान का धन्यवाद दे रही हूँ कि मुझे आप जैसे मम्मी पापा मिले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा सच मेरे सामने आएगा। आप लोगों ने तो कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो इस बार रवि कहता है कि कौन कहता है कि तू मेरी बेटी नहीं है? क्या जन्म देने से ही बच्चा सिर्फ माँ बाप का होता है? इस पर रूपा कहती है, हाँ पापा आज आपने साबित कर दिया कि सिर्फ जन्म देने से ही कोई माँ बाप नहीं बनता है। आपने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी, आपने इतने अच्छे से हम लोगों का ख्याल रखा, उसके लिए मैं आज भगवान का धन्यवाद कर रही हूँ। मैं नहीं मानती थी भगवान जी को, लेकिन आज से मैं भगवान जी को मानती हूँ कि उन्होंने मेरी किस्मत बहुत अच्छी लिखी थी कि मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। और मैं आप लोगों के
प्यार में कभी मुझे ना कभी कोई कमी नज़र आई, बल्कि आप लोगों ने मुझे दोनों दीदियों से ज़्यादा प्यार दिया। मेरी दोनों दीदियाँ मुझे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ कि मेरी माँ ने मुझे फेंक दिया था, बल्कि मैं खुश हूँ कि मेरी माँ ने मुझे फेंक दिया था। अगर वो मुझे ना फेंकती तो आज मुझे आप जैसे माँ पापा कभी ना मिलते। ये कहकर वो रोने लगती है। रवि रूपा को गले लगा लेता है और वो सौम्या भी उसे प्यार से गले लगा लेती है। इस पर वो कहती है, दीदी मैं आपसे तो बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मैं पूरी रात भूखी थी और आपने मुझे खाना भी नहीं खिलाया और आपने मेरी चॉकलेट भी नहीं दी। आप तो सच में सौतेली बहन हो। तो इस पर सौम्या कहती है कि पापा देखिए, ये पूरी रात खाना नहीं खाई। क्या मैंने खाना खाया? मैंने भी तो नहीं खाया ना। और रही बात चॉकलेट की, तो मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी। तो इस पर रूपा कहती, देखा ना पापा, दीदी फौरन बदल गई। तो इस पर रवि और सीमा मुस्कुराने लगते हैं। तो सौम्या कहती है, तुम्हें चॉकलेट दे दूँ? ये पापा डॉक्टर है, इसको पता है कि इसके दांत में दर्द हो रहे हैं, इसके बाद भी इसे चॉकलेट खाना है। ये क्यों नहीं समझती है कि अगर ये चॉकलेट खाएगी तो पूरी रात ये चिल्लाएगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये कहकर वो आगे भागने लगती है। रूपा उसे कहती है, नहीं दीदी मुझे चॉकलेट दीजिए, मैं चॉकलेट खाऊंगी और पूरी रात मैं भूखी थी, मेरे पेट में बहुत गुरु कर रहा है, मम्मा कुछ बना दो ना। तो इससे सीमा खुश हो जाती है कि उसकी बच्ची समझ गई है कि हाँ उसके माँ बाप ने उसके लिए जो किया है अच्छा किया है और वो उसके मन में कोई दर्द या कोई कुंठा नहीं है। सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और एक बहुत अच्छे से दोनों बच्चियां फिर आपस में एक दूसरे को दौड़ाती हैं कि हाँ दीदी मुझे चॉकलेट चाहिए। वो भागते कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और उनके घर का फिर ये हंसी खुशी वाला माहौल देखकर रवि बहुत खुश होता है। उनकी फैमिली में सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उनकी बच्ची को जिस चीज़ से वो लोग डर रहे थे, आज उस बच्ची को पता चलने के बाद भी उस बच्ची ने उस बच्ची के मन पर कोई गलत बातें नहीं आई। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी बेटियां यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग बेटियों का आदर सम्मान करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। पहले के टाइम पे तो ज़्यादा नहीं था लड़कियों के लिए, लेकिन आजकल के मम्मी पापा बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार देते हैं, ये चीज़ें मुझे पता है। और ये कहानी मैंने पहले लिखी हुई थी। मैंने कुछ गांव के लोगों को या कुछ आसपास के लोगों को ये चीज़ें देखी थी कि ये चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से मैंने ये कहानी लिखी थी। पर मैं थैंक्स कहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपनी बेटियों को बेटों से ज़्यादा प्यार देते हैं। ये चीज़ें मुझे पता है। मेरे आसपास अब जो भी माँ बाप होते हैं अपने बेटियों को बहुत प्यार देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों ही संतानें हमारी होती हैं और दोनों को ही हम उसी हिसाब से पालते पोसते हैं। और तो फिर हम बेटा और बेटी में फ़र्क क्यों करें? जैसे हमारा बेटा होता है वैसे हमारी बेटी होती है, तो हमें बेटा बेटियों में फ़र्क वैसे भी नहीं करना चाहिए। और अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जैसे आपने पिछली बार बहुत ढेर सारा प्यार दिया था, उसमें तो मेरा वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा गया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ हमारे दिव्यांगम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। आप लोग आइए और अपना प्यार और सहयोग दीजिए। और हमारे जितने भी मोटिवेटर प्रवक्ता हैं सब सिलेक्टेड हैं और आइए वहाँ पर। हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए निमंत्रण है और आप लोगों का प्यार और आप लोगों के सहयोग से ही हम लोगों को ये अवार्ड मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। आप लोग हमेशा अपना प्यार हम लोगों के ऊपर यूँ ही बनाए रखिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों से। और तब तक के लिए नमस्ते। और प्लीज़ मेरी कहानी को खूब शेयर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी दीजिए। और अगर आप लोगों को समाज पर से जुड़ी कोई कहानी सुननी है तो आप उसके बारे में भी बताइए। मैं लिखने की पूरी कोशिश करूँगी। और
आप लोग बेटियों का आदर कीजिए, मान सम्मान दीजिए। तो फिर मिलते हैं। बाय।